हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम है अवनी, कहानी संघर्ष की। चिंटू, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ बच्चा, क्यों मुंह फुलाए हो? यहाँ अकेले बैठे हो? मानसी ने 13 वर्षीय चिंटू से पूछा, जो अपनी माँ अवनी से इस कारण से रूठ कर बैठा था। आज फिर वो अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गई। मानसी ने अवनी की ओर देखा तो अवनी ने गुस्सा है इशारा किया। चिंटू, मासी आज भी मोम के पास समय नहीं है। मैं कब से उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज हमने जो घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन हमेशा की तरह आज वो फिर से भूल गई और इतनी देर से आई। मानसी, ओहो, तो ये बात है। लेकिन बच्चे, आपको भी समझना चाहिए कि आपकी माँ कितना सारा कार्य अकेले ही संभालती हैं। अब आप भी बड़े हो रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए अवनी को समझने की। मासी, बात समझने की नहीं है न, बात तो प्यार की है। मोम के पास सबके लिए वक्त है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं उनसे नाराज हूँ, नहीं करनी है मुझे उनसे बात। चिंटू ने गुस्साते हुए कहा और उठकर अलग जाकर बैठ गया। मानसी बोली, चिंटू, अवनी के लिए आपसे महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। उसने जीवन में संघर्ष बहुत किया है। ये जो आज आपके साथ अवनी रहती है, वो पहले ऐसी नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही दबी दबी सी रहने वाली, सामाजिक बेड़ियों में जकड़ी हुई घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला थी, जिसकी दुनिया तुम्हारे और तुम्हारे पिता के आसपास सिमटी हुई थी। मानसी की बात सुन चिंटू को थोड़ी हैरानी हुई और वो उसकी बातों में रुचि लेते हुए बोला, आप सच कह रही हैं मासी? क्या सच में मोम ऐसी थी? हाँ चिंटू, चलो मैं तुम्हें अवनी के बारे में कुछ ऐसी बताती हूँ जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं है। फिर तुम निर्णय करना कि तुम्हारी माँ अवनी से नाराज होना कितना सही है। ठीक है? मानसी ने कहा। मानसी की बात सुन चिंटू मानसी के पास आकर बैठ गया और उसके शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। मानसी ने बोलना शुरू किया, चिंटू, आज से 10 वर्ष पहले की बात है, जब अवनी आकाश के साथ भोपाल रहने आई थी। वहीं हमारी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई और गहरी दोस्ती हो गई। अवनी, क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई तेरे? हाथ पैरों में घिसटने खुरचने के ये जख्म कैसे आ गए? अभी कल शाम को जब मैं तुमसे मिली थी तब तक तो ठीक ठाक थी, फिर सुबह तक ये जख्म कैसे? छत पर कपड़े फैलाते हुए मानसी यानी मैंने अपनी छत से सटी छत पर बैठ धूप सेकती अवनी से पूछा। मेरी बात सुनकर अवनी कुछ देर खामोश हो गई थी। उसके जख्म ताजा हो गए और उसके जेहन में कल रात उसके साथ घटित हुई बर्बरता की तस्वीरें गुजर गई। किस तरह बीती रात उसके पति ने शराब पीकर उसके साथ जबरन अमानवीय तरीके से संबंध बनाए, असहयोग करने पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, जिसके बारे में सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन अधिकांश भारतीय महिलाओं की तरह वो भी इन जख्मों का वास्तविक कारण छुपाते हुए बोली, क्या बताऊं? मानसी कल शाम को जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही थी। रसोई साफ करने के लिए बाल्टी भर पानी लेकर आ रही थी। चिंटू की बॉल लुढ़कते हुए सामने आ गई और मैं उलझकर गिर पड़ी। क्योंकि बॉल पर गिरी थी तो थोड़ा घिसट गई और ये चोट लग गई। ओह, ध्यान रखा करो अपना, खुद ठीक रहोगी तभी सबका ध्यान रख पाओगी। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, मैंने कहा और मैं नीचे चली गई। मेरे नीचे जाने के बाद अवनी खुद से बोली, क्या बताऊं मानसी, ये जख्म तो मुझे मेरे पति ने स्वयं के प्रति किए गए समर्पण के लिए प्रसाद स्वरूप दिए और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। अगर उसे भनक पड़ गई कि मैं यहाँ छत पर तुमसे बात कर रही हूँ, तो फिर मेरा छत पर आने
पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इससे तो यही अच्छा है कि मैं मौन ही रहूं। कहते हुए अवनी बदबुदाई और सोच में डूब गई। क्या थी मैं और क्या हो गई? कितने सुखद स्वप्न संजोए थे मैंने। क्या चाहा था? जीवन में एक सम्मान देने वाला जीवन साथी, सर पर एक छत, सुगम और सुंदर तरीके से किया जाने वाला जीवन यापन। रेणु मौसी ने ही तो मिलाया था उसे आकाश से, ताकि वो दोनों रिश्ता पक्का होने से पहले एक बार मिलकर एक दूसरे को जान लें, समझ लें, तब इस रिश्ते को पक्का कर दिया जाए। उस समय तो आकाश उसे एक सुलझा हुआ समझदार लड़का लगा। 3 बहनों और एक भाई के बीच अकेली अवनी को कहाँ पता था कि लोग दिखावा करने में इतने माहिर होते हैं कि बड़े बड़े अनुभवी लोगों को भी धूल चटा दे। आकाश से मिलकर दिखावटी स्वभाव को देख उसने रजामंदी दे दी, और आज वही आकाश मुझे अवनी की तरह समझ रोज नई नई यातनाएं देता। कभी शराब पीकर पीटता तो कभी जानवरों सा सलूक करना। हर कार्य अपनी मर्जी से करवाना, उसे कैसे करना है, कैसे पहनना है, कब उठना है, कब बैठना है, यहाँ तक कि वो खाना भी अपनी मर्जी से नहीं खा सकती। और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका प्रतिकार कर सकती है। कैसे करती प्रतिकार? वहां रुककर आकाश से कुछ बोलना भी व्यर्थ ही था, और अगर हिम्मत कर वहां से चली भी जाती तो कहाँ जाती? पिता पर तो पहले से ही 2 और बहनों की जिम्मेदारी है। उस पर अगर उसके निर्णय के बारे में पता चलता तो उनकी परेशानियां ही बढ़ती, कम नहीं होती। और एक अकेली महिला को ये समाज जीने नहीं देता। उस पर उसके साथ उसका 3 साल का नन्हा सा चिंटू यानी कि तुम्हारा क्या होगा, यह सोचते हुए वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछती और फिर से सब कुछ भूलकर काम पर लग जाती। लेकिन नियति ने अभी उसके लिए और भी यातनाएं बचाकर रखी थी। एक दिन रविवार को अवनी घर में कार्य कर रही थी और आकाश घर में ही पड़ा हुआ आराम फरमा रहा था। अवनी सफाई करने के लिए कमरे में आई कि तभी आकाश का फोन ब्लिंक करने लगा। अवनी ने झांक कर देखा, किसी का फोन आ रहा था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया और कुछ कहती इससे पहले ही उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। आकाश, कहाँ हो तुम? पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ टाटा सिनेमा हॉल के पार्किंग एरिया में खड़ी होकर इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। क्या रहे हो तुम? कुछ बोलोगे भी? कितनी देर में पहुँच रहे हो? जी वो अभी सो रहे हैं, अवनी ने धीमी आवाज में कहा। तो फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम आकाश की नौकरानी हो ना अवनी? एक नौकरानी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने साहब का फोन अटेंड कर लो? हाँ। उस लड़की की बात सुन अवनी शॉक्ड हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कॉल कट कर दिया और न चाहते हुए भी इस फोन वाली लड़की की बातों में उलझ गई। तो क्या आकाश के जीवन में मेरी हैसियत पत्नी से इतर एक नौकरानी की है? लेकिन क्यों उसने ये बात उस लड़की से छुपाई, या फिर सबसे ही? अवनी के मन में ये सारी बातें उठने लगी। एक बार फोन फिर से रिंग हुआ और इस बार अवनी ने फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा जो ऋषि के नाम से शो हो रहा था। उसने फोन उठाया तो फिर से उसी लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी होकर होने वाली मालकिन का फोन कट करने की? आकाश मेरे मंगेतर हैं, सो मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी नौकरानी निकलवा सकती हूँ। तुम आकाश को फोन दो, उस लड़की ने कहा। उसके शब्द सुनकर अवाक रह गई थी अवनी। क्या कहे क्या बोले, शब्द जैसे अटक ही गए थे उसके हलक में। बड़ी मुश्किल से अवनी इतना ही बोल पाई कि वो सो रहे हैं। तो आवाज सुनाई दी, ठीक है अब मैं खुद ही आकर तुम्हें देखती हूँ।
कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। उसकी बात सुनकर अवनी शॉक्ड हो वहीं बैठ गई थी। उसके कहे हुए एक एक शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। वो समझ गई थी कि जिस शादी को बचाने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही थी, उस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं था। उस समय बेहद दुखी थी। वो तुरंत ही कमरे से बाहर चली आई और हॉल में खेल रहे अपने छोटे से बच्चे चिंटू यानी तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ तुम्हें गोद में ले खुद से चिपका लिया था उसने, जिसका एक छोटा सा 3 वर्ष का बच्चा हो एवं जिसका जीवन साथी से रिश्ते का अस्तित्व ही बिखर गया हो। उसका दर्द, उसकी चिंता, तकलीफ हम सोच नहीं सकते। अवनी के मन में तूफान मचा हुआ था। रह रह कर कई सवाल उसके मन में उठने लगे थे। जिस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, उसके लिए इतनी जिल्लतें क्यों सहन कर रही हो अवनी? जिस अधिकार से तू यहाँ रह रही थी, वो अधिकार आकाश ने किसी और को देने का निर्णय कर लिया है। नहीं अवनी, पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। बात अब मान के साथ स्वाभिमान पर आ चुकी है, जिसके साथ समझौता किसी को नहीं करना चाहिए। तेरा नाम अवनी है और अवनी की तरह ही एक हद तक ही तू सब कुछ सहन कर सकती है। अति होने पर धरा भी कुछ ऐसा करती है जिससे इंसान अंदर तक कांप जाता है, और अब तुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसे सबक मिले और दूसरों को प्रेरणा। वो सोच विचार में डूबी हुई थी कि तभी आकाश उठकर आया और अवनी से एक कप चाय बनाने के लिए कहा। अवनी आकाश के पास गई और पूछते हुए बोली, आकाश, ऋषि कौन है? ऋषि नाम सुन आकाश सिकपका गया और बोला, ऋषि कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या? तुम जाकर एक कप चाय बना कर लाओ, अभी के अभी। आकाश की बात सुन अवनी बोली, आकाश, पहली बात मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। दूसरी बात, तुमने मेरी पीठ पीछे जो किया है मुझे अब सब पता चल चुका है। सो अब मुझ पर दोष और हक जताने का अधिकार मैं तुमसे वापस लेती हूँ। अब तक मैं सब कुछ चुपचाप सह रही थी क्योंकि मैं इस शादी को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, जैसे जैसे हो मेरे हो, पति हो, 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरा वो भरम भी तोड़ दिया। मैं चिंटू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अवनी ने जब आकाश के सामने मुंह खोला तो बोलती ही चली गई। उस दिन अवनी ने अपने अंदर समाया हुआ सारा डर निकाल फेंका। आकाश से बोल वो चिंटू यानी तुम्हें लेकर वहां से निकल आई। वहां से निकलने के बाद अवनी सीधा मेरे पास आई, मेरे यानी मानसी, जो उसके सुख दुख की इकलौती साथी। उसके साथ जो भी घटित हो रहा था उसका मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था चिंटू। लेकिन उस दिन जब अवनी मेरे पास आई तब उसने पहली बार अपने सीने में छुपे दर्द को मुझसे साझा किया। उसका दर्द, उसकी सहनशीलता, उसका धैर्य देख मुझे बड़ा अचंभा हुआ। कैसे एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की युवती समाज में फैली कुरीतियों के डर से अमानवीय जीवन जीने को विवश थी, और मैं उसके इतने करीब होते हुए भी उसके दर्द को महसूस तक नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें और अवनी को लखनऊ में रहने वाली अपनी दोस्त के घर भेज दिया, जहां रहते हुए अवनी ने लखनऊ की पहचान, चिकनकारी के कार्य की बारीकियां सीखी और अपनी आजीविका की शुरुआत की। बुद्धि, मेहनत और धैर्य के बल पर अवनी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जिस सहनशीलता और धैर्य के सद्गुण को वो अपने जख्म सहने के लिए उपयोग करती, उसी सहनशीलता एवं धैर्य के गुण को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आई मुश्किलों का सामना करने में उपयोग करने लगी। क्योंकि चिकनकारी बहुत ही बारीकी कार्य है, और लेकिन धैर्य के कारण वो इस कला में पारंगत होती चली गई, और आज 10 सालों बाद वो इस मुकाम पर खड़ी है कि अपने साथ साथ अपने ही जैसी जरूरतमंदों की मदद करने के साथ साथ उनके लिए प्रेरणा का कार्य कर रही है।
और तुम हो कि अवनी से इस बात पर झगड़ते रहते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। चिंटू, अगर अवनी तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें वहीं आकाश के पास छोड़ आती, अपने साथ नहीं लाती। वो तुमसे बहुत प्रेम करती है चिंटू, बस उसे समझने की कोशिश करो। मासी कहते हुए चिंटू कमरे में ही मौजूद अवनी के गले लग कहता है, सॉरी मोम, अब से ऐसा नहीं होगा। अब मैं जान गया हूँ मेरी मोम एक सुपर वूमन है, वो सब के लिए आइडियल है जो परेशानियों से हार मान कर बैठ जाते हैं। आई लव यू मोम। लव यू टू मेरा बच्चा। कहते हुए अवनी चिंटू को अपनी गोद में समेट लेती है।